नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं विवेक कुमार। क्राइम की कहानी के नए एपिसोड में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले कृपया क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। एडवोकेट मनमोहन कुमार सिंह की पंचकूला अदालत में अच्छी प्रैक्टिस चलती थी। परिवार में उसकी पत्नी रजनी बाला के अलावा 2 बेटे 9 वर्षीय निखिल और 7 वर्षीय तन्मय थे। मनमोहन कुमार सिंह पंचकूला के सेक्टर 19 में रहता था। उसके माता पिता भी साथ ही रहते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। उसकी किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं थी। लेकिन उस दिन एक अलग सी चिंता वाली बात हो गई। 16 जनवरी 2018 की सुबह मनमोहन कुमार सिंह रोजाना की तरह तैयार होकर घर से अदालत के लिए निकला। रजनी बाला घर पर ही थी। उसने अपने दोनों बच्चों को तैयार करके स्कूल भेज दिया। बड़े बेटे ने कहा था कि आज वह पनीर की सब्जी खाएगा, तो रजनी बाला ने भी पलटकर कह दिया था कि वह उसकी मनपसंद सब्जी बनाकर रखेगी। लेकिन दोपहर बाद 2:45 बजे जब बच्चे स्कूल से घर लौटे तो उनकी मां घर पर नहीं थी। बच्चों के दादा ने उनसे कहा कि रजनी बाजार गई होगी, थोड़ी देर में लौट आएगी। इसी बीच बड़े बेटे निखिल ने पिता को फोन करके इस बारे में बताया। मनमोहन कुमार सिंह ने भी सहज भाव से कह दिया कि किसी काम से गई होगी, लौट आएगी। 1 घंटे बाद मनमोहन कुमार सिंह ने घर पर फोन करके पत्नी के बारे में पूछा। पता चला कि रजनी बाला अभी तक वापस नहीं लौटी थी। यह जानने के बाद वह अपना काम छोड़कर लौट आया। उसने इस बारे में पहले पिता से बात किया, फिर कई जगह फोन करने के अलावा यहाँ वहाँ पत्नी की तलाश किया। लेकिन रजनी बाला के बारे में कहीं कोई जानकारी नहीं मिली। अंततः मनमोहन कुमार सिंह ने रात में थाना सेक्टर 20 जाकर अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा दिया। वह बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रहा था। बात बात पर उसकी आंखें भर आती थीं। शिकायत एक वकील की ओर से की गई थी। पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज कर गुमशुदा की फोटो फ्लैश करके कार्रवाई शुरू कर दिया। रजनी बाला की तलाश में तमाम संभावित जगहों पर पुलिस पार्टियां भेज दी गई थीं। पुलिस ने भागदौड़ में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन पुलिस भी रजनी बाला का कोई सुराग हासिल करने में कामयाब नहीं हुई। देखते देखते रजनी बाला को गायब हुए 4 दिन गुजर गए। पुलिस को उसे ढूंढने में कोई कामयाबी नहीं मिली। मनमोहन कुमार सिंह भी पत्नी को तलाशता रहा, लेकिन उसकी भागदौड़ किसी काम नहीं आ रही थी। इससे वह हताशा का शिकार होने लगा था। बात करते हुए लगता था जैसे अभी रो देगा। 20 जनवरी को पुलिस को आंशिक सफलता तब मिली जब पंचकूला के सेक्टर 25 स्थित डंपिंग ग्राउंड के पास से रजनी बाला की एक जूती बरामद हुई। मनमोहन कुमार सिंह को बुलवाकर जूती की शिनाख्त करवाई गई तो यह संदेह पुख्ता होने लगा कि संभवतः रजनी बाला की हत्या करके उसके शव को डंपिंग ग्राउंड में दफना दिया गया है। आनन फानन में पंचकूला पुलिस की एक टीम और फोरेंसिक टीम ने वहां संभावित जगह की खुदाई करवानी शुरू कर दिया। यह खुदाई शिकायतकर्ता मनमोहन कुमार सिंह के सामने ही शुरू की गई। अपने कुछ कनिष्ठ अधिकारियों के साथ पंचकूला के डीसीपी मनवीर सिंह भी मौके पर मौजूद रहे। खुदाई के लिए जेसीबी मशीन लाई गई थी। 3 फुट गहरी खुदाई होने पर कपड़े में लपेट कर दबाया गया एक शव दिखाई दिया। सबको लगा कि वह शव वकील मनमोहन कुमार सिंह की गुमशुदा बीवी रजनी बाला का होगा। इससे अजीब किस्म की सनसनी सी फैलने लगी। मनमोहन कुमार सिंह ने शव देखने से पहले ही फफक फफक कर रोना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ देर बाद इस रहस्य पर से पर्दा उठ गया। रहस्य यह था कि वह शव किसी महिला का ना होकर एक कुत्ते का था। इस बात से वहां सनसनी में और इजाफा हो गया। इसकी वजह यह थी कि कुत्ते के शव को जिस कपड़े में लपेटकर दफनाया गया था वह रजनी बाला का दुपट्टा था। मनमोहन कुमार सिंह परेशान तो पहले से ही था। यह सब सामने आने पर वह बदहवास सा हो गया। पहले तो वह फूट फूट कर रोया, फिर चीख चीख कर कहने लगा कि किसी ने षड्यंत्र रचकर उसकी रजनी बाला को गायब कर दिया है।
पुलिस ने अपनी कार्रवाई के लिए कुत्ते का शव कब्जे में लेकर खोदी गई जगह पर मिट्टी भरवा दिया। दूसरी ओर पुलिस रजनी बाला के मोबाइल नंबर से जुड़ी कॉल डिटेल्स खंगालने का प्रयास कर रही थी। इस प्रयास में पुलिस के सामने यह बात आई कि उसके नंबर पर जिस नंबर से ज्यादा कॉल्स आई थीं, वह मोनिका के नाम से सेव था। मनमोहन कुमार सिंह ने इस बारे में बताया कि मोनिका उसकी पत्नी रजनी बाला की सहेली है और अलीगढ़ की रहने वाली है। दोनों अक्सर एक दूसरे से फोन पर बातें करती रहती थीं। पुलिस ने इस नंबर पर फोन करके मोनिका से बात किया। उसने बताया कि वह मूल रूप से अलीगढ़ की रहने वाली है, लेकिन इन दिनों चंडीगढ़ के कस्बे मनी माजरा में रहकर अपना ब्यूटी पार्लर चला रही है। उसने बेझिझक पुलिस को अपना पता भी दे दिया। पुलिस ने उसके ब्यूटी पार्लर पर पहुंचकर उससे मनोवैज्ञानिक ढंग से पूछताछ किया। पूछताछ में मोनिका जरा भी नहीं घबराई। उसने पूरे आत्मविश्वास से पुलिस को बताया, मेरी बहन की अपने पति संदीप के साथ बिल्कुल नहीं बनती थी, जबकि संदीप निहायत भला आदमी है। आखिर मेरी बहन और जीजा के बीच तलाक लेने की नौबत आ गई। मेरे जीजा ने अपना केस लड़ने के लिए वकील मनमोहन कुमार सिंह को नियुक्त किया था। मनमोहन जी बहुत भले और मिलनसार व्यक्ति ही नहीं निकले, बल्कि उनकी पत्नी इस सब में उनसे भी बढ़कर थीं। अपने जीजा के साथ मैं भी उनके यहाँ चली जाती थी। इस वजह से मेरी उनसे पहचान हुई और फिर रजनी दीदी से पक्की दोस्ती हो गई। मोनिका ने पुलिस को बताया, हम दोनों एक दूसरे से फोन पर बातें करती रहती थीं। अब दीदी के गायब होने का पता चला है। मैं तो खुद नहीं समझ पा रही हूं कि इस तरह अचानक वह कहां चली गईं। इन लोगों की तो किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं है। दोनों खूब हंसमुख हैं। पति पत्नी के बीच कभी कोई मनमुटाव हुआ हो, ऐसी भी कोई बात सामने नहीं आई। दोनों का अपने बच्चों से भी बहुत लगाव है। यह बताने के बावजूद मोनिका खुद पुलिस के संदेह के दायरे में आ गई। वजह यह कि उससे इतना कुछ पूछा नहीं गया था जितना वह बता गई थी। लेकिन एक बात उसके हक में जा रही थी। रजनी बाला के गायब होने से पहले उसके मोबाइल नंबर पर जो अंतिम कॉल आई थी, वह मोनिका की नहीं थी। यह कॉल किसी अज्ञात नंबर से आई थी। रजनी बाला ने यह नंबर सेव नहीं कर रखा था। पुलिस ने उस नंबर का पता लगा लिया। वह नंबर एक रिक्शा चालक का था। पूछताछ करने पर उसने पुलिस को बताया कि 16 जनवरी को दिन के 10 से 10:30 बजे वह अपना रिक्शा लेकर कहीं जा रहा था। तभी उसे रास्ते में रोककर एक युवती ने उससे पूछा था कि क्या उसके पास मोबाइल है। उसके हाँ कहने पर युवती ने कहा कि वह अपना मोबाइल घर भूल आई है। फिर उसने पैसों का लालच देकर उसके फोन से एक कॉल कर लेने को कहा। उसने अपना मोबाइल युवती को दे दिया। वह नहीं जानता कि उस युवती ने उसके फोन पर किससे क्या बात की थी। रिक्शा चालक को ले जाकर जब मोनिका के सामने खड़ा किया गया तो उसने उसे पहचानते हुए बोल दिया, जी हाँ, यही मेम साहब थीं जिन्होंने मेरे फोन से बात की थी। इस पर पुलिस मोनिका को संदिग्ध मानते हुए थाने ले आई। वहीं उसके मोबाइल पर उसके जीजा संदीप का फोन आ गया। उस वक्त वह सेक्टर 20 पुलिस स्टेशन के प्रभारी विकास कुमार के ऑफिस में बैठी थी। उससे मनोवैज्ञानिक पूछताछ का सिलसिला शुरू होने ही जा रहा था कि उसके जीजा का फोन आ गया तो मोनिका के जरिए संदीप की लोकेशन मालूम कर ली गई। उस वक्त वह पंचकूला में ही था। एक पुलिस पार्टी जाकर उसे भी राउंड अप कर लाई। थाने में दोनों से पूछताछ शुरू ही हुई थी कि दोनों ने रजनी बाला का कत्ल करने की बात मानते हुए सीधे सीधे कह दिया कि भले ही रजनी बाला को मौत के घाट उन दोनों ने उतारा था, लेकिन उसकी लाश को अंतिम रूप से ठिकाने लगाने का काम खुद रजनी बाला के पति एडवोकेट मनमोहन कुमार सिंह ने ही किया था। यहाँ तक कि इस खूनी साजिश को रचा भी मनमोहन कुमार सिंह ने ही था। 27 जनवरी 2016 की बात है। मोनिका और संदीप की थाने में विधिवत गिरफ्तारी दिखाने के बाद उसी दिन पंचकूला के सूरज थिएटर के पास से वकील मनमोहन कुमार सिंह को भी पकड़ लिया गया। तीनों को एक सप्ताह के कस्टडी रिमांड में लेकर गहन पूछताछ की गई। इस पूछताछ में इन लोगों ने पुलिस को जो कुछ बताया, उससे रजनी बाला के गायब होने से लेकर उसके कत्ल तक की सिलसिलेवार गाथा कुछ इस तरह सामने आई।
मोनिका का जीजा पेशे से ट्रक ड्राइवर था। पत्नी की अपेक्षा वह अपनी साली को ज्यादा पसंद करता था। इसी वजह से पति पत्नी के रिश्तों में खटास आ गई थी और मामला तलाक तक जा पहुंचा था। इसी सिलसिले में संदीप की मुलाकात पंचकूला के वकील मनमोहन कुमार सिंह से हुई थी। चूंकि संदीप पंचकूला में रहता था और मोनिका मनी माजरा में रहती थी, इसलिए दोनों की अक्सर मुलाकात होती रहती थी। वैसे भी पंचकूला और चंडीगढ़ का कस्बा मनी माजरा एक दूसरे से सटे हुए हैं। संदीप मोनिका को बहुत सुलझी हुई और समझदार मानता था। इसी वजह से वह वकील मनमोहन कुमार सिंह के पास जाते वक्त अक्सर उसे भी साथ ले जाया करता था। मोनिका भी उनकी बातों में दिलचस्पी लेते हुए कभी कभार अपनी राय दे देती थी, जिससे वकील मनमोहन कुमार सिंह अक्सर सहमत हो जाता था। एक रोज मोनिका और मनमोहन कुमार सिंह की कुछ इस अंदाज में आंखें चार हुईं कि दोनों एक दूसरे को अपना दिल दे बैठे। मेल मुलाकातें होने लगीं। आखिर एक ऐसी स्टेज आ गई जब यह तय हो गया कि मनमोहन कुमार सिंह अपनी पत्नी को तलाक देकर मोनिका से शादी कर लेगा। मोनिका पहले ही कुंवारी थी। रजनी बाला किसी पतिव्रता नारी से कम नहीं थी। उसे कितना भी परेशान कर लिया जाता, वह तलाक के लिए कभी राजी ना होती। इस सिलसिले में मनमोहन कुमार सिंह ने हर तरह के हथकंडे अपना लिए थे, मगर बात बनती नजर नहीं आई। आखिर रजनी बाला को रास्ते से हटाने के लिए उसे मौत के घाट उतारने की योजना बनाई गई। मोनिका और मनमोहन कुमार सिंह तो इस योजना का हिस्सा थे ही, संदीप को भी 1.5 लाख रुपयों का लालच देकर योजना में शामिल कर लिया गया। योजना के तहत मोनिका किसी न किसी काम के बहाने मनमोहन कुमार सिंह के घर जाने लगी, जहां उसकी मुलाकात रजनी बाला से हो गई। उसने रजनी बाला से घनिष्ठता बढ़ाने में देर नहीं लगाई। जल्दी ही दोनों पक्की सहेलियां बन गईं। दोनों फोन पर भी आपस में खूब बतियाने लगी थीं। कई बार एक साथ शॉपिंग करने भी चली जाती थीं। मोनिका रजनी बाला की खूब खातिरदारी भी करती थी। वह उसे अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स में ले जाकर ऐसी ऐसी चीजें खिलाया करती थी जिनसे रजनी बाला की तबीयत खुश हो जाए। फलस्वरूप उसे मोनिका बहुत अच्छी और अपनी हितैषी लगने लगी थी। एक बार रजनी बाला ने बताया कि उसके पास एक साड़ी है जिससे मैच करता पेटीकोट ब्लाउज नहीं मिल पा रहा है। उसकी बात सुन मोनिका ने छूटते ही कहा, इतनी सी बात के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें ऐसी दुकान पर ले जाऊंगी जहां सब कुछ आसानी से मिल जाएगा। जब भी उस तरफ जाना हुआ मैं तुम्हें साथ ले चलूंगी। योजना के तहत जिस मौके का मोनिका को इंतजार था वह उसके सामने था। उसने इस बारे में संदीप और मनमोहन कुमार सिंह से बात किया। मनमोहन कुमार सिंह शुरू से ही उन्हें कहता आया था कि उसकी बनाई योजना के चलते रजनी बाला को मौत के घाट उतार देने पर भी वे कभी नहीं फंसेंगे, और अगर बुरी किस्मत के चलते फंस भी गए तो भूल कर भी पुलिस के सामने मेरा नाम नहीं लेना। आखिर तुम लोगों को बचाना तो मुझे ही है। वैसे तुम लोगों को यह भी बता दूं कि अगर तुम अपने काम में सफल हो गए तो मैं रजनी बाला की लाश को वहां पहुंचा दूंगा जहां उसे कभी कोई ढूंढ ही नहीं पाएगा। संदीप और मोनिका तो पहले ही से वकील मनमोहन कुमार सिंह से प्रभावित थे। उनकी नज़र में उस जैसा चतुर दूसरा कोई नहीं हो सकता था। योजना को अंतिम रूप देते हुए 16 जनवरी को दिन के 10:30 बजे मोनिका ने एक रिक्शा चालक से उसका फोन लेकर रजनी बाला को कॉल करके सेक्टर 21 में एक जगह बुलवाया। बनाई गई योजना के तहत मोनिका अपना मोबाइल फोन पहले ही चंडीगढ़ में किसी के पास छोड़ आई थी। ऐसा उसने इसलिए किया था ताकि अगर पुलिस उस पर शक करने भी लगे तो घटना के वक्त के उसकी फोन लोकेशन चंडीगढ़ की आए। खैर करीब घंटे 1.5 घंटे बाद रजनी बाला उस जगह पहुंच गई जहां पहुंचने के लिए मोनिका ने कहा था। मोनिका उस वक्त अपनी कार में थी जिसे संदीप चला रहा था। रजनी बाला के आने पर मोनिका ने उसे कार की पिछली सीट पर बिठाया और खुद भी अगली सीट से उठकर पीछे उसकी बगल में बैठ गई। बैठते ही रजनी बाला ने साथ लाए लिफाफे में से साड़ी निकालकर मोनिका को दिखानी शुरू कर दिया, जिसने उसे उलटपलट कर देखते ही कहा, इस साड़ी से मैच करता पेटीकोट ब्लाउज तो उस दुकान से बड़े आराम से मिल जाएगा।
इसके बाद दोनों इधर उधर की बातों में मशगूल हो गईं, जबकि संदीप कार को एक वीराने में ले गया। वहां पहुंचकर मोनिका ने रजनी बाला की नजर बचाते हुए पहले तो उसका सेलफोन उठाकर स्विच ऑफ कर दिया। फिर कार के शीशे से बाहर की ओर देखते हुए चिल्लाकर कहा, वो देखो कितना खूबसूरत बंदरों का जोड़ा। उस वक्त रजनी बाला का चेहरा सामने की तरफ था। मोनिका की बात सुनकर उत्सुकतावश वह भी अपना चेहरा घुमाकर खिड़की से बाहर देखने लगी। तभी मोनिका ने बड़ी तेजी से अपने साथ लाई नायलॉन की रस्सी रजनी बाला के गले में लपेटते हुए कस दिया। रजनी बाला छटपटाने लगी तो संदीप ने कार रोककर वहीं से पीछे घूमकर उसके घुटने दबा दिए। कुछ देर छटपटाने के बाद रजनी बाला शांत हो गई। उसके प्राण पखेरु उड़ चुके थे। वहीं पास में डंपिंग ग्राउंड था, जहां उन्होंने शव को गिराकर उस पर कचरा डाल दिया। इसके बाद इन्होंने इस बारे में मनमोहन कुमार सिंह को बताया, जिसने 2 लाख में सौदा करके मध्य प्रदेश से 2 बदमाश बुलाए जो रजनी बाला का शव निकालकर अपने साथ ले गए। उसकी जगह उन्होंने एक कुत्ता मारकर रजनी बाला के दुपट्टे में लपेटा और वहां थोड़ी ज्यादा गहराई में दफना दिया। वहीं पास ही में रजनी की एक जूती गिरा दी गई। एक जबरदस्त योजना के तहत इस अपराध को पूरी सफाई से अंजाम दिया गया था। तीनों को अपने पकड़े जाने का अंदेशा नहीं था, मगर तीनों पुलिस के हत्थे चढ़ गए और पूछताछ के वक्त की गई सख्ती के आगे सच्चाई को छिपा नहीं पाए। कहानी तैयार करने तक तीनों अभियुक्त न्यायिक हिरासत में अंबाला की सेंट्रल जेल में बंद थे। रजनी बाला का शव बरामद करना तो दूर, पुलिस शव को पंचकूला के डंपिंग ग्राउंड से निकालकर ले जाने वाले बदमाशों तक का पता लगाने में असफल रही। पंचकूला पुलिस के इतिहास का यह पहला केस माना जा रहा है जिसमें कत्ल हुआ, कातिल भी पकड़े गए और पुलिस के सामने उन्होंने अपराध भी स्वीकार कर लिया, लेकिन मकतूल की लाश बरामद नहीं की जा सकी। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही अपराध की सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल क्राइम की कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।